लेट्स माइक आज का अखबार। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। आज का अखबार के साथ मैं राखी जैन। यहाँ हम देश दुनिया के सबसे बड़े और विश्वसनीय अखबारों से चुनते हैं वो रिपोर्ट्स जो सिर्फ खबर नहीं, आपकी समझ और सोच को गहराई देती हैं। द गार्जियन में प्रकाशित लेख में बताया गया है कि फ्रांस की सरकार एक गंभीर संकट में फंस गई है। प्रधानमंत्री फ्रांसवा बायरू की सरकार पहले ही अल्पमत में है। ऊपर से देश आर्थिक संकट और विवादित सुधारों से जूझ रहा है। ऐसे में उन्होंने विश्वास मत का सामना करने का फैसला किया, लेकिन ये उनके लिए राजनीतिक आत्मघात साबित हो सकता है। संसद में समर्थन नहीं मिलने की संभावना के कारण सरकार गिर सकती है और इससे पूरा राजनीतिक तंत्र डगमगा सकता है। लेख में यह भी बताया गया है कि फ्रांस की राजनीतिक व्यवस्था, जो 1958 में मजबूत नेतृत्व देने के लिए बनाई गई थी, अब अस्थिर हो गई है। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के सामने कोई रास्ता नहीं है। ना तो वो जल्दी चुनाव कर सकते हैं, ना ही कोई स्थिर बहुमत बन पा रहा है। उनकी सरकार और विपक्ष दोनों ही बजट पर समझौता करने को तैयार नहीं है। जनता में भी सरकार की नीतियों के खिलाफ नाराजगी है, खासकर खर्च में कटौती और छुट्टियों में बदलाव जैसी योजनाओं के कारण। इस पूरे संकट का सबसे बड़ा फायदा चरम दक्षिणपंथी नेता मरीन ले पेन को मिल सकता है। तीन तरफ बटी संसद में ले पेन की पार्टी ताकतवर हो रही है और विरोधियों की असफलता उसे बढ़ावा दे रही है। लेख में यह भी चेतावनी दी गई है कि अगर समय रहते व्यवस्था में बदलाव नहीं हुआ तो फ्रांस लंबा राजनीतिक ठहराव झेल सकता है, जिससे आर्थिक संकट और गहरा जाएगा। साथ ही ये भी कहा गया है कि वर्तमान हालात में सरकार और विपक्ष दोनों को जनता का भरोसा जीतने के लिए साफ नीति और स्पष्ट नेतृत्व दिखाना होगा। संकट केवल फ्रांस तक सीमित नहीं रहेगा, इसका असर यूरोप और वैश्विक राजनीति तक पहुंच सकता है। अल जजीरा में प्रकाशित लेख में बताया गया है कि गाजा में चल रहे मानवीय संकट को लेकर दुनिया भर के लोग मदद पहुंचाने के लिए आगे आ रहे हैं। इसमें दक्षिण अफ्रीका से भी कुछ लोग शामिल हैं, जो ग्लोबल समुद्र फ्लोटिला के जरिए मदद लेकर गाजा जा रहे हैं। लेख में कहा गया है कि गाजा में रहने वाले लोग पिछले 2 साल से बुनियादी जरूरतों जैसे भोजन, दवा, पानी, आश्रय और आजादी से वंचित हैं। ये स्थिति इसलिए बनी है क्योंकि इजराइल ने गाजा पर नाकेबंदी कर दी है और कई शक्तिशाली देशों ने भी इसका विरोध करने में पर्याप्त कदम नहीं उठाए हैं। लेख में बताया गया है कि जीएसएफ का उद्देश्य गाजा तक राहत सामग्री पहुंचाना है, भले ही पूरी मदद नहीं पहुंचाई जा सके। यह अभियान उन लोगों का है जो न्याय, मानवाधिकार और वैश्विक एकजुटता में विश्वास रखते हैं। दक्षिण अफ्रीका की टीम में अलग अलग धर्मों और विचारधाराओं के लोग शामिल हैं, जो मानते हैं कि उम्मीद बनाए रखना जरूरी है। अगर उम्मीद छोड़ दी जाए तो गाजा के लोगों को एक बुरे शासन के हवाले कर दिया जाएगा। लेख में यह भी कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने इजराइल को गाजा में मानवीय मदद पहुंचाने का आदेश दिया था, लेकिन इजराइल ने उसका पालन नहीं किया। इसके बावजूद मदद के लिए निकलने वाले जहाजों को बीच समुद्र में रोका गया। ये सब एक अपराध की तरह है, फिर भी दुनिया चुप है। इसलिए लेख में कहा गया है कि न्याय के लिए सीधे कदम उठाना ही सही रास्ता है। अंत में लेख बताता है ये अभियान केवल मदद पहुंचाने का नहीं, बल्कि दुनिया भर के लोगों को ये बताने का प्रयास है कि गाजा में जो हो रहा है वो एक सामान्य युद्ध नहीं, बल्कि नरसंहार है। इससे जुड़े लोगों का मानना है कि शांति कोई सपना नहीं, बल्कि हमारी जिम्मेदारी है। यही सोच लेकर दक्षिण अफ्रीका की टीम गाजा के लिए रवाना हुई है और पूरे देश का समर्थन उनके साथ है। यह अभियान न्याय की लड़ाई को आगे बढ़ाने का एक मानवीय प्रयास है। द न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित लेख में बताया गया है कि अमेरिका की एक अदालत ने गूगल को उसकी बड़ी कंपनियों वाली गलती के लिए सही तरीके से सजा नहीं दी। अदालत ने पहले मान लिया था कि गूगल ने ऑनलाइन सर्च में अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर प्रतियोगियों को नुकसान पहुंचाया, लेकिन सजा के तौर पर जो कदम उठाए गए वो काफी हल्के रहे। अदालत ने गूगल को अपने सर्च रिजल्ट ज्यादा करने के लिए कहा, लेकिन उसके सबसे बड़े हथियार जैसे क्रोम ब्राउजर को अलग करने या एप्पल जैसे बड़े साझेदारों को पैसे देकर अपने सर्च को डिफॉल्ट बनाने से रोकने पर कोई रोक नहीं लगाई।
लेख में कहा गया है ये मामला सिर्फ एक कंपनी का नहीं है। अगर ऐसी बड़ी कंपनियां बार बार नियम तोड़ें और फिर भी कोई बड़ी सजा ना मिले, तो अन्य कंपनियों को भी यही संदेश जाएगा कि नियम तोड़कर पैसा कमाना चलता रहेगा। ये स्थिति आम लोगों के भरोसे को भी तोड़ती है, क्योंकि खुले और प्रतिस्पर्धी बाजार में ही लोगों को भरोसा रहता है कि वो अपनी पसंद और भविष्य खुद तय कर सकते हैं। लेख में ये भी चेतावनी दी गई है कि जब अमीर और ताकतवर कंपनियों को रोकने की हिम्मत नहीं की जाती, तो आर्थिक व्यवस्था असमान हो जाती है और लोकतंत्र कमजोर होता है। लेख का निष्कर्ष यही है कि अदालत और सरकार को फिर से अपील करनी चाहिए और सख्त कदम उठाने चाहिए, ताकि कानून सब पर बराबर लागू हो और आम लोगों का भरोसा कायम रहे। साथ ही लेखक ने कहा, ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। आगे और मौके हैं जहां गूगल जैसी कंपनियों को जवाबदेह बनाया जा सकता है। ये सिर्फ सर्च का मामला नहीं, बल्कि पूरे बाजार और लोकतांत्रिक व्यवस्था की रक्षा का सवाल है। द टेलीग्राफ में प्रकाशित संपादकीय में ये बताया गया है कि अब अर्थशास्त्री और वैज्ञानिक आर्ट और समाज के बीच के रिश्ते को समझने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्लेटो ने कहा था कि कला जीवन का आईना है, और आज शोधकर्ता ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं और किस तरह से चित्रकला समाज की आर्थिक और भावनात्मक स्थिति को दर्शाती है। उन्होंने लाखों पेंटिंग्स का अध्ययन कर उन्हें पहचानने के लिए एआई को प्रशिक्षित किया, ताकि उसमें दिखाए गए 9 मूलभूत भावों को समझा जा सके। उनके अनुसार ये चित्र समाज के मनोभाव और बदलावों का ऐतिहासिक दस्तावेज बन सकते हैं। लेकिन लेख ये भी सवाल उठाता है कि क्या एआई से मिले नतीजे पूरे सच होंगे, क्योंकि जिन चित्रों का अध्ययन किया गया है वो ज्यादातर पश्चिमी, गोरे और उच्च वर्ग के कलाकारों द्वारा बनाए गए हैं। इसके अलावा कई बार चित्रों में दिखती भावनाएं समाज की बाहरी स्थिति से मेल नहीं खाती। उदाहरण के लिए विंसेंट वैन गॉग ने समृद्धि के समय में भी उदासी और बेचैनी के चित्र बनाए। इसलिए एआई भावनाओं को पहचान तो सकता है, लेकिन उनकी गहराई और परतों को पूरी तरह समझ नहीं सकता। लेखे मानता है कि आर्थिक स्थिति का कला पर प्रभाव होता है, जैसे कि बोत्तिचेली को मेडिची परिवार का संरक्षण मिला, और उसी तरह टर्नर की जलवायु से जुड़ी पेंटिंग्स आज अधिक महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं। लेकिन फिर भी कला की असली समझ मानवीय अनुभव से ही आती है। एआई से चित्रों के पीछे की भौतिक सच्चाई को तो खोजा जा सकता है, पर उनकी भावनात्मक गहराई को पकड़ने के लिए इंसान की नजर जरूरी है। इस संपादकीय का उद्देश्य ये बताना है कि तकनीक से कला और समाज का अध्ययन संभव है और इससे नए रास्ते खुल सकते हैं। लेकिन कला की असली ताकत उसके अंदर छुपे अर्थों, भावनाओं और विरोधाभासों में है। इसलिए मनुष्य की संवेदनशीलता और सोच की जगह कोई मशीन नहीं ले सकती। बीबीसी में प्रकाशित लेख में भारत के उपराष्ट्रपति पद के चुनाव को लेकर इस बार की राजनीति और नंबर गेम को बेहद रोचक और जटिल बताया गया है। लेख के मुताबिक 9 सितंबर को होने वाले मतदान के लिए एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों ही सक्रिय हैं, लेकिन आंकड़ों के लिहाज से एनडीए का पलड़ा मजबूत दिखता है। वरिष्ठ पत्रकारों और विश्लेषकों के हवाले से लेख बताता है कि एनडीए के पास जरूरी वोटों से ज्यादा समर्थन है, जबकि इंडिया गठबंधन को अपनी रणनीति और दक्षिण की पार्टियों से समर्थन हासिल करने में चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। इस बार की लड़ाई दक्षिण बनाम दक्षिण के मुकाबले में बदल गई है, जिसमें वोटों की गिनती से ज्यादा सांसदों की स्वतंत्र राय और संभावित क्रॉस वोटिंग की चर्चा है। चुनाव में व्हिप जारी होने के कारण हर सांसद अपनी इच्छा के अनुसार मतदान कर सकता है। इसी वजह से परिणाम में रोमांच बना हुआ है और गठबंधनों की मजबूती, नजाकत पर नजरें टिकी हैं। लेख विस्तार से समझाता है कि उपराष्ट्रपति भारत का दूसरा सबसे ऊंचा संवैधानिक पद होता है, जिसमें कार्यपालिका की जिम्मेदारी के साथ साथ राज्यसभा का सभापति बनने की भूमिका भी शामिल है। चुनाव में सांसद वोट डालते हैं, जिसमें उनकी पहली, दूसरी और आगे की प्राथमिकता गिनी जाती है। इसमें नामांकन और वोटिंग की पूरी प्रक्रिया, वीप न होना और योग्यता से जुड़े नियम भी विस्तार से समझाए गए हैं। संक्षेप में बीबीसी का ये लेख बताना चाहता है कि इस बार का उपराष्ट्रपति चुनाव सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं, बल्कि राजनीतिक नेतृत्व, संगठन की ताकत और गठबंधनों की रणनीति का इम्तिहान भी है। परिणाम आंकड़ों के मुताबिक तो तय लगते हैं,
लेकिन स्वतंत्र वोटिंग और अंदरूनी समीकरणों ने मुकाबला ज्यादा दिलचस्प बना दिया है। ये चुनाव भारतीय संसदीय राजनीति के कई पहलुओं, विश्वास, अनुशासन और साझी रणनीति की असली परीक्षा बन गया है। आज का अखबार में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए। लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mike talks about every segment of life